अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हमने फोटोसिंथेसिस का जो दूसरा स्टेप है डार्क रिएक्शन, उसके बारे में हमने पढ़ना है। क्योंकि इससे पहले हमने लाइट रिएक्शन को हमने डिटेल में हमने पढ़ा था। लाइट रिएक्शन में हमने नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट भी पढ़ा था और साथ साथ हमने साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट भी पढ़ा था। लेकिन जो लाइट रिएक्शन का नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट था, उसमें हमने पढ़ा था कि हमारे पास दो प्रोडक्ट्स बन गए थे, एक ATP था और एक NADPH2 था। और हमने साथ साथ ये भी पढ़ा था कि ये जो लाइट रिएक्शन के दो प्रोडक्ट है ATP और NADPH2, जो ये फिर आगे जो है डार्क रिएक्शन के प्रोसेस को चलाते हैं। तो उसको हम अभी डिटेल में हम डिस्कस करते हैं कि कैसे वो लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट जो है वो डार्क रिएक्शन को चलाते हैं। तो डार्क रिएक्शन जो होता है, इसका मतलब ये है कि ये डार्क में नहीं होता, बल्कि ये लाइट की गैर मौजूदगी में होता है। इसी वजह से इसको डार्क रिएक्शन कहा जाता है। इसी डार्क रिएक्शन को लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन भी कहा जाता है, क्योंकि ये लाइट पर डिपेंडेंट नहीं है, ये लाइट के बगैर होता है। इसका मतलब ये भी नहीं है कि ये डार्क में होता है, अंधेरे में होता है, तारीकी में होता है या रात के वक्त होता है, बल्कि ये दिन के वक्त ही होता है। लाइट रिएक्शन भी दिन के वक्त ही होता है, लेकिन डार्क रिएक्शन के लिए लाइट रिक्वायर्ड नहीं है, बल्कि लाइट रिएक्शन के नतीजे में जो ATP और NADPH2 दो प्रोडक्ट बन जाते हैं, ये फिर डार्क रिएक्शन को चलाते हैं। इसी वजह से इसको डार्क रिएक्शन कहा जाता है। और ये लाइट इंडिपेंडेंट है। इसको केल्विन बेंसन साइकिल भी कहा जाता है, या सिंपली केल्विन साइकिल भी कहा जाता है, या मेल्विन केल्विन साइकिल भी कहा जाता है। ये कुलीग्स थे जिन्होंने 1950 में इसी डार्क रिएक्शन को डिस्कवर किया था। तो ये 3 फेजेस में कंप्लीट होता है: कार्बन फिक्सेशन, रिडक्शन एंड रीजनरेशन ऑफ राइबोलोज बाइफॉस्फेट। अब ये 3 स्टेप में कंप्लीट होता है। तो सबसे पहले हम इसी प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं यहाँ से। ये आपके पास RUBP जो आपको नजर आ रहा है, इस स्टैंड फॉर राइबोलोज बाइफॉस्फेट या राइबोलोज बिसफॉस्फेट, जो कि एक 5 कार्बन कंटेनिंग शुगर मॉलिक्यूल है। ये किधर मौजूद होता है? ये स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट में मौजूद होता है। तो राइबोलोज बिसफॉस्फेट जो कि 5 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है, ये स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट में मौजूद होता है। अब इसके 3 मॉलिक्यूल जो होते हैं, क्या कर लेते हैं कि 3 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ये एयर से, एटमॉस्फेयर से, लीफ के स्टोमेटम में से आ जाते हैं। तो पहले से 3 मॉलिक्यूल ऑफ राइबोलोज बाइफॉस्फेट, 3 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के एनवायरनमेंट से आ जाते हैं, एटमॉस्फेयर से आ जाते हैं, और ये दोनों आपस में कंबाइन होकर 6 कार्बन कंटेनिंग अनस्टेबल या शॉर्ट लिव कंपाउंड बनाते हैं, जिसका कोई खास नाम नहीं है, जो कि फर्दर फिर डिसोसिएट हो जाता है। अब देखें, अब अक्सर स्टूडेंट जो होते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसे 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और 3 मॉलिक्यूल ऑफ राइबोलोज बाइफॉस्फेट 6 कार्बन का शॉर्ट लिव्ड कंपाउंड बनाते हैं। देखें, फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ से 3 को हटाएं, यहाँ से हम 3 को हटाएं, तो राइबोलोज बाइफॉस्फेट 5 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है। कार्बन डाइऑक्साइड में 1 कार्बन है, तो 1 कार्बन और 5 कार्बन कितने कार्बन बनाते हैं? 6 कार्बन बनाते हैं। तो अब अगर इसके भी 3 मॉलिक्यूल हो कार्बन डाइऑक्साइड के, और राइबोलोज बाइफॉस्फेट के भी 3 मॉलिक्यूल हो, तो आपके पास 3 मॉलिक्यूल्स 6 कार्बन के बन जाते हैं। ठीक है। इसके बाद फिर जो ये शॉर्ट लिव अनस्टेबल कंपाउंड होता है, ये फौरन डिसोसिएट हो जाता है। और ये फिर क्या करता है, अगर हम कहते हैं कि एक मॉलिक्यूल है 6 कार्बन का, तो फिर हम जिस तरह के बुक्स में लिखा है, टेक्स्ट बुक में ये लिखा है कि ये जो आपके पास 6 कार्बन कंपाउंड है, ये PGA के 2 मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाता है। 2 मॉलिक्यूल में, वो तो एक की बात हो गई है टेक्स्ट बुक में। वो इस तरह है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बताऊँ कि ये आपके पास एक मॉलिक्यूल है 6 कार्बन का, 6 कार्बन का, तो ये 2 मॉलिक्यूल में 3 कार्बन और 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाता है।
ठीक है। अब हमारे पास तो 3 मॉलिक्यूल है, ठीक है, तो हम दूसरा मॉलिक्यूल लेते हैं, फॉर एग्जांपल दूसरा 6 कार्बन मैं लेता हूँ इसको, ठीक है, तो ये भी आपके पास 3 कार्बन और 3 कार्बन में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। 2 मॉलिक्यूल हमने लिए, इधर 3 लेके आए, तो तीसरा 6 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड मैं आपको समझने के लिए इधर लिखता हूँ, इससे भी 2 पीजीए 2 मॉलिक्यूल बनते 3 कार्बन 3 कार्बन। तो इस रिजल्ट ये आपके पास कितने हो गए 3 मॉलिक्यूल, तो इधर 3 लेकर है। अब कितने पीजीए में कन्वर्ट होंगे 1 2 3 4 5 और 6, आपके पास 6 मॉलिक्यूल ऑफ पीजीए फास्फोग्लिसरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो 3 मॉलिक्यूल जो कि 6 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है, अनस्टेबल कंपाउंड है, जो फौरन स्प्लिट अप हो जाता है किस चीज में, ये 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ पीजीए में कन्वर्ट हो जाता है, और हर एक पीजीए मॉलिक्यूल जो होता है वो 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड होता है। ये मैंने आपको समझाने के लिए मैंने आपको ये ड्रा कर दिया। अब देखिए इसके बाद फिर क्या हो जाता है, ये जो आपके पास 6 मॉलिक्यूल्स है आपके पास जो कि 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है, ये लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट्स जो कि मैंने आपको स्टार्ट में बता दिया, NADPH2 और ATP मॉलिक्यूल जो होते हैं, इसकी मौजूदगी एनर्जी फ्रॉम द LR में लाइट रिएक्शन। अब देखिए ये 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ पीजीए जो कि 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है, मीन फास्फोग्लिसरिक एसिड, NADP और ATP जो कि लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट्स है, ये कन्वर्ट हो जाता है 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ PGAL में। PGAL स्टैंड फॉर फास्फोग्लिसरल्डिहाइड। तो मतलब 6 मॉलिक्यूल का जिक्र मैंने क्यों किया, क्योंकि 5 PGAL ये है और 1 PGAL रिएक्शन से साइकिल से बाहर हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर आप देखें कि चूंकि ये 6 मॉलिक्यूल है, तो 6 मॉलिक्यूल ऑफ NADPH2 जो कि एक रिड्यूस फॉर्म में है, ये ऑक्सीडाइज हो जाता है 6 NADP मॉलिक्यूल में। इसके लिए जो हाइड्रोजन होता है वो बेसिकली किधर चला जाता है, वो इसी पीजीए फास्फोग्लिसरिक एसिड के साथ कंबाइन होकर इसकी रिड्यूस कर जाता है किस चीज में, PGAL में, फास्फोग्लिसरल्डिहाइड में। तो साथ साथ इसके लिए एनर्जी भी रिक्वायर्ड है, तो 6 PGA है तो 6 ATP भी रिक्वायर्ड होते हैं, और ये 6 ADP और 6 इनऑर्गेनिक फास्फेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो जो पहला स्टेप था हो गया था वो कार्बन फिक्सेशन था, कार्बन इधर फिक्स हो गया, PGA इसने बना लिया। दूसरा जो है वो क्या रिडक्शन है, जो आपके पास ऑलरेडी रिड्यूस जो NADH2 है ये अपना हाइड्रोजन PGA को दे देता है, मतलब ये खुद तो ऑक्सीडाइज हो जाता है NADP में, बल्कि PGA को ये रिड्यूस कर जाता है PGL के 6 मॉलिक्यूल में। एक 5 ये मॉलिक्यूल जो रिसाइकल्ड बैक हो जाते हैं, एक मॉलिक्यूल ऑफ PGL जो मैंने आपको रेड में शो किया है ये रिसाइकल्ड बैक हो जाता है। अब साथ साथ 6 मॉलिक्यूल जो होते हैं वाटर के वो भी रिएक्शन से बाहर हो जाते हैं। अब इसके बाद फिर क्या हो जाता है, जो आपके पास थर्ड स्टेप की तरफ हम आते हैं, रीजनरेशन ऑफ राइबोलोज बाइफॉस्फेट की तरफ। अब देखिए जो मॉलिक्यूल रिएक्शन से बाहर हो गया है जो कि 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है, PGAL फास्फोग्लिसरल्डिहाइड रिड्यूस कंपाउंड है, ये रिएक्शन से बाहर हो गया, ये 3 कार्बन है तो ये ट्रायोज बना ले 3 कार्बन, और 3 कार्बन से फिर 6 कार्बन ग्लूकोज बन जाता है। ग्लूकोज से फिर अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड आपके पास ग्लूकोज या आपके पास अमीनो एसिड और लिपिड्स वगैरह से आपकी सिंथेसिस हो जाती है। जिस तरह कि हम कहते हैं कि डार्क रिएक्शन में आयरन में आपके पास क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है। तो जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल आपके पास बनता है वो बेसिकली जो 6 मॉलिक्यूल ऑफ फास्फोग्लिसरल्डिहाइड होते हैं, हर 6 मॉलिक्यूल ऑफ PGL से एक मॉलिक्यूल रिएक्शन से बाहर होता है जो कि आपके पास क्या बनाता है, ग्लूकोज बनाता है। और जो 5 मॉलिक्यूल है वो रीजनरेट होते हैं, क्योंकि हमारे पास जो थर्ड स्टेप है वो रीजनरेशन ऑफ राइबोलोज बाइफॉस्फेट। अब ये जो 5 मॉलिक्यूल्स है ये फिर 1 2 3 4 5 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है, ये दोबारा क्या बना लेते हैं, रीजनरेट होकर राइबोलोज बाइफॉस्फेट बनाते हैं। अब जो एक PGL मॉलिक्यूल रिएक्शन से बाहर हो गया ट्रायोज, अब यहाँ पर क्वेश्चन पैदा हो सकता है या क्वेश्चन पैदा होता है कि ये जो 3 कार्बन है ट्रायोज है, फिर 3 कार्बन से 6 कार्बन कैसे बन जाता है। तो इसके लिए ये है कि ये डार्क रिएक्शन जो होता है ये 2 दफा होता है एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के बनने के लिए, मतलब फॉर 1 ग्लूकोज
two turns of dark reaction takes place. MCQ's point of view, it is very very important, क्योंकि यहाँ पर आपके पास एक ट्रायोज है, तो डेफिनेटली जब टू टर्न्स आपके पास होंगे तो आप लिख सकते हैं कि 3 कार्बन प्लस 3 कार्बन, 3 कार्बन 3 कार्बन आपके पास 6 ग्लूकोज मॉलिक्यूल बन सकता है। तो इसके लिए हमने क्या कहा कि ये 3 कार्बन जो कि एक डार्क रिएक्शन से पैदा होता है, तो अगर डार्क रिएक्शन की 2 टर्न्स कंप्लीट हो जाए 3 + 3, तब आपके पास क्या पैदा होगा, ग्लूकोज आपके पास पैदा होगा। अब हम आते हैं एक 6 में से एक रिएक्शन से बाहर ग्लूकोज बन गया, 5 रीजनरेटेड। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं बताऊं, ये हर एक PGL जो है ये 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है, लेकिन ये कितने मॉलिक्यूल है, 5, 1 2 3 4 एंड 5। अब ये PGL के मॉलिक्यूल आपस में रिएक्शन करते हैं, मुख्तलिफ इंटरमीडिएट बनाते हैं, 3 कार्बन 6 कार्बन 4 कार्बन 7 कार्बन, ये इंटरमीडिएट बनाते हैं। ये कैसे बनाते हैं, फॉर द रीजनरेशन ऑफ द राइबोलोज बाइफॉस्फेट। अब देखें फॉर एग्जांपल इसी सेकंड लास्ट फोर्थ से हम स्टार्ट लेते हैं, 4 नंबर, 5 को फिलहाल छोड़ते हैं, 4 और 3, 3 कार्बन 3 कार्बन 6 कार्बन, 6 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड आपके पास एक इंटरमीडिएट बन गया। अब इस 6 के साथ अगर 3 कार्बन आ जाए तो 3 × 6 9 कार्बन आपके पास बन जाता है। 9 कार्बन 2 में डिसोसिएट हो जाता है, 4 और ये 5 कार्बन। ये जो आपके पास 4 बन गया, इसके लिए सेकंड जो 3 कार्बन है ये 3 कार्बन आ जाते हैं, तो 3 कार्बन × 4 कार्बन 7 कार्बन। अब 7 कार्बन के लिए फर्स्ट जो 3 कार्बन है ये आ जाते हैं, तो 3 कार्बन और यहाँ पर 7 कार्बन 10 कार्बन। अब 10 कार्बन पर किस चीज में, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ RuBp में 5 कार्बन और 5 कार्बन, तो एक 5 कार्बन इधर से था, दूसरा 5 कार्बन ये है, तीसरा 5 कार्बन क्या है, ये है, तो 1 2 और 3 आपके पास ये जो 5 कार्बन कंपाउंड है इसके 3 मॉलिक्यूल है, अगेन ATP फ्रॉम द लाइट रिएक्शन की मौजूदगी में क्या हो जाते हैं, ये आपस में दोबारा 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ राइबोलोज बाइफॉस्फेट बनाते हैं, जो कि 5 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है। अब देखिए 3 मॉलिक्यूल है, तो एक भी 5 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है, दूसरा मॉलिक्यूल भी 5 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है, तीसरा मॉलिक्यूल भी 5 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है, तो 1 2 3 आपके पास 3 मॉलिक्यूल जो होते हैं आपके पास आ जाते हैं, और साथ साथ ATP जो कि लाइट रिएक्शन के नतीजे में अवेलेबल होता है, ये ADP और 3 इनऑर्गेनिक फास्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। अब आपके पास राइबोलोज बाइफॉस्फेट स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट में दोबारा बन जाता है। अब फिर दोबारा आपके पास ये जब दोबारा रिसाइकल होता है तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल आते हैं, फिर आपके पास 6 कार्बन अनस्टेबल कंपाउंड के 3 मॉलिक्यूल, फिर ये PGA में जो कि 3 कार्बन है 6 मॉलिक्यूल, फिर लाइट रिएक्शन की प्रोडक्ट NADPH2 और ATP, ठीक है, आपके पास इससे NADP और 6 ADP बन जाते हैं। ये जो NADP और ADP जो कि डायरेक्ट रिएक्शन में आपके पास बन जाते हैं, ये फिर दोबारा ग्रेना की तरफ चले जाते, दोबारा लाइट रिएक्शन को प्रोसेस करते हैं, और फिर आपके पास 6 मॉलिक्यूल ऑफ PGL और इस एक मॉलिक्यूल रिएक्शन से बाहर ट्रायोज, हेक्सोज, ग्लूकोज एंड अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड, और 5 जो होती है रीजनरेट हो जाते हैं, इस तरह के मुख्तलिफ इंटरमीडिएट बनाते हैं, दोबारा जो होती है लाइट रिएक्शन की मौजूदगी में, लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट ATP की मौजूदगी में दोबारा राइबोलोज बाइफॉस्फेट बनाता है। इस तरीके से आपके पास ये साइकिल जो होता है ये चलता रहता है। अब अगर आप इस पूरे प्रोसेस में अगर आप देखें, यहाँ पर मैंने लिखा है कि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के लिए क्या रिक्वायर्ड है, 18 ATPs रिक्वायर्ड है, टोटल 18 ATPs, और एंड 12 NADPH2s रिक्वायर्ड है। देखें कैसे 18 आपके पास ATPs रिक्वायर्ड है। अब देखिए यहाँ पर आपके पास कितनी ATP है, 6 ATP है, ठीक है। अब 6 ATP आपके पास ये है, और इधर कितने, ये 3 है, 6 × 3 कितने हो गए, 9 हो गए। अब एक डार्क रिएक्शन, एक साइकिल का, ईच साइकिल का तो आपके पास 9 आ गए, लेकिन डार्क रिएक्शन आपके पास 2 दफा होता है, तो आपके पास 9 + 9 आपके पास 18 ATPs आपके पास रिक्वायर्ड है एक ग्लूकोज के लिए। एक मतलब एक क्रेब्स साइकिल, एक डार्क रिएक्शन के लिए, एक डार्क रिएक्शन के लिए, केल्विन साइकिल के लिए 9 रिक्वायर्ड है, लेकिन आप जानते हैं कि ये आपके पास 2 दफा होता है डार्क रिएक्शन एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के लिए, तो 18 ATPs। इस तरह 12 NADPH2 एक ग्लूकोज के लिए। कैसे,
आपके पास देखिए, आपके पास 6 ADP2। अब 6 ADP2, 6 फॉर ईच डायरेक्ट रिएक्शन, ईच साइकिल के लिए कितने हैं, 6 ADP2 रिक्वायर्ड है। चूंकि ये डायरेक्ट रिएक्शन 2 दफा होता है तो 6 + 6 आपके पास 12 NADH2 जो होते हैं आपके पास पैदा होते हैं। अब अगर आपको कहीं आपको मतलब इस तरह का क्वेश्चन आ जाए कि टोटल ATPs जो होते हैं कितने रिक्वायर्ड है फॉर डायरेक्ट रिएक्शन, तो आपके पास 18 ATPs फॉर 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल टू डायरेक्ट रिएक्शन। और अगर आपके लिए MCQs आ जाए कितने NADP2 रिक्वायर्ड है एक ग्लूकोज के फॉर्मेशन के लिए, कंप्लीट फोटोसिंथेसिस के लिए, तो फिर 12। लेकिन अगर आप कहें कि एक टर्न ऑफ डायरेक्ट रिएक्शन के लिए कितने रिक्वायर्ड है ATPs, तो 9 है एक टर्न के लिए। और NADP जो है एक टर्न ऑफ डायरेक्ट रिएक्शन के लिए कितने रिक्वायर्ड है, 6 रिक्वायर्ड है आपके पास। ठीक है। अब अगर फॉर एग्जांपल आपके पास इसका मतलब तो ये हो सकता है कि लाइट रिएक्शन में आपके पास एक ATP पैदा होता है, एक ATP पैदा होता है, और इधर डायरेक्ट रिएक्शन में इस्तेमाल होते हैं 18 ATPs। इसका मतलब ये हो गया कि 18 लाइट रिएक्शन रिक्वायर्ड है फॉर 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और ही पैदा हो सकता है, अगर 18 लाइट रिएक्शन होंगे फॉर 18 ATPs in order to drive the process of direct reaction or photosynthesis for 1 glucose molecule। अब इस वक्त तो आपके पास अगर 18 लाइट रिएक्शन होंगे तो आपके पास तो ये NADP2 की अमाउंट भी ज़्यादा बनेगी जो कि रिक्वायर्ड नहीं है। अगर रिक्वायर्ड है तो NADP2 बनता रहेगा बॉडी में जो है मुख्तलिफ पर्पज़ के लिए, लेकिन अगर कहीं रिक्वायर्ड नहीं है तो क्या हो जाएगा, आपके पास सिर्फ और सिर्फ साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन या साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट ऑफ लाइट रिएक्शन आपके पास स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि इससे पहले लेक्चर में मैंने डिटेल से आपको बताया था कि साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट जो होता है उसमें सिर्फ और सिर्फ ATP बनता है और NADP2 की जो फॉर्मेशन है वो स्टॉप हो जाएगी। क्योंकि इस वक्त आपके पास अगर सिर्फ ये रिक्वायर्ड है तो सिर्फ साइक्लिक शुरू हो जाएगा, वो आपके लिए ATP पूरा करेगा और ये प्रोड्यूस आपके लिए नहीं करेगा। तो ये जो था आपके पास क्या था, ये पूरा आपके पास लाइट रिएक्शन, ये आपके पास पूरा डार्क रिएक्शन था जिसको केल्विन साइकिल कहते हैं। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर कहीं आपको कोई मुश्किल पेश आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।